हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज़ सिद्रा योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों, मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट करवा दिया है, एकदम कंप्लीट। अब हमारी केमिस्ट्री जो है वो एकदम कंप्लीट हो गई है। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी जो एक्सरसाइज है वो रह गई थी, तो मैंने सोचा इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा अंसारी फ्रॉम सिद्रा जीएस क्लासेस एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्ट्रक्चर है ऑफ एटम। ऑल क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसा कि मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पाया जाता है। और प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब न्यूट्रॉन के ऊपर मास होता है 1.674 × 10⁻24, और मास प्रोटॉन के ऊपर होगा 1.673 × 10⁻24, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31। ठीक। अब चार्ज क्या होता है? जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो होता है न्यूट्रल। और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है। +1 उसका यूनिट चार्ज होता है, बट जो उसका मेन चार्ज होता है वो होता है +1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, यूनिट चार्ज, और वैसे -1.6 × 10⁻19। बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है मेरे पास? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ J.J. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, अब मैंने आपको अपने लेक्चर में ये भी पढ़ाया था कि J.J. थॉमसन मॉडल क्या होता है, तो इसकी बस लिमिटेशन हमसे पूछी है। तो देखो क्या लिखा है, इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड वॉज स्टेबिलाइज्ड ऑन इमेजिनेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्होंने जस्ट क्या दिया था, इन्होंने जस्ट इमेजिनेशन दी थी, कोई भी इन्होंने एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं दिया था कि इस तरह से उन्होंने वाटरमेलन को जो मॉडल दिया था कि इस तरह से होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने नहीं किया था। सेकंड थिंग क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म रदरफोर्ड। अच्छा, इन्होंने वो जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था स्कैटरिंग का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या है? रदरफोर्ड मॉडल predict that electron will orbit around the positively charged nucleus, which is not anticipated to be stable. A charged particle in rapid motion along a circular route would lose energy continuously and eventually collapse into the nucleus. This cause and an atom to be stable, whereas we know that atom are extremely stable. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो रदरफोर्ड ने ये कहा कि जैसे कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस में मेरे पास, इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, अब कोई भी चीज़ जब एक्सेलरेटेड होती है, रिवॉल्व करती है, तो वो क्या करती है, एनर्जी लूज़ करती है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से, लेट सपोज जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, तो वो ऐसे एनर्जी लूज़ करके एकदम उसकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी, और वो किस में आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल हो गया, और
हमारा एटम ख़त्म हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ लिखा है वी नो दैट एटम्स आर एक्सट्रीमली स्टेबल। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर ऑल प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। अच्छा, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें जो हमने जितने भी मॉडल पढ़े हैं उन सबको कंपेयर करना है, जैसे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर। थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन का मॉडल ये था, थॉमसन ने मतलब बेसिकली सिर्फ इतना कहा था कि ये हमारा एक स्फीयर है, इसके बीच में जो ये मतलब जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स पाए जाते हैं, उसी तरह हमारा ये एक एटम का स्फीयर है, उसके अंदर ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमारा पॉजिटिव स्फीयर होता है, ठीक है। तो थॉमसन का मॉडल सिर्फ इतना ही था, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको शो भी किया हुआ है। नेक्स्ट है पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, जैसा कि इधर हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखो इधर ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज होगा ना, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो ये दोनों चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी चार्ज मतलब कि कम ज़्यादा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये दोनों इक्वली होते हैं। अच्छा, अब रदरफोर्ड के मॉडल में हमें क्या दिया हुआ है, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ था, ये स्फीयर था, इसके बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था, पूरे एटम का जो मास था वो बीच में एग्जिस्ट कर रहा था। मतलब ये है कि बीच का मतलब कि बीच में जो न्यूक्लियस था उसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो बीच में था बिल्कुल। अब उन्होंने एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू वो बता सकते थे कि मतलब हमारा जो मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बेसिकली डिस्कवरी की इस एक्सपेरिमेंट से। तो क्या कहा उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया उन्होंने, जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं उनकी बम्बार्डमेंट कराई। जब ऐसा किया उन्होंने तो बेसिकली क्या हुआ कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे उस मतलब जो हमारी गोल्ड फॉइल थी उससे सीधे निकल गए, और कुछ मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे अपने पार्ट से थोड़ा सा डेविएट हो गए, मतलब डिफ्लेक्ट हो गए। और बट इतने सारे मतलब पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा हुआ जो वहाँ पे गया और उस थिन शीट से टकराया और टकरा के वापस आ गया। जैसे कि आप मतलब बॉल से खेलते हो तो बॉल ज़मीन से टकरा के ऊपर वापस आती है, कुछ उसी तरह से, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने ये समझा कि जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो हमारा मतलब मतलब उससे टकरा के वापस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सेम चार्ज ही तो होगा जिसकी वजह से वो टकरा के वापस आया, अदरवाइज़ तो वो अट्रैक्ट हो सकता था, है ना। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये चीज़ जो है वो है न्यूक्लियस, तो इससे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज़ ऑफ एटम। अच्छा, ये पूरा एटम है मेरे पास और साइज़ ऑफ न्यूक्लियस क्या है, छोटा ही होगा, सभी को दिख रहा है ना। तो ये इन्होंने बोला था। अब बोहर का मॉडल क्या था, बोहर का मॉडल ये था, बोहर ने कहा था कि जो हमारे जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, ये न्यूक्लियस है हमारा। तो बोहर ने ये कहा था, क्योंकि रदरफोर्ड की तो लिमिटेशंस आ गई थी कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब रिवॉल्व करके एनर्जी लूज़ करेगा और लूज़ करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और अनस्टेबल हो जाएगा। बट अब बोहर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ही ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करते, वो एक मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि डिस्क्रीट ऑर्बिट जो होते हैं वो एक स्पेशल ऑर्बिट होते हैं जो कि एनर्जी मतलब रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी का मतलब लॉस नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है वो स्टेबल ही रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इनके बीच में भी एक न्यूक्लियस होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो
इन्होंने शेल्स के नाम भी रखे थे कि जो हमारी न्यूक्लियस के पास वाली शेल होती है, जैसा कि ये, एक मिनट, जो हमारी ये वाली शेल है उन्होंने इसको के बोला, ये एल, ये एम, और ये एक और बाहर होती है उसको बोला एन। तो ये वाली शेल्स के इन्होंने नाम रखी। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इन्होंने इन शेल्स के नाम भी रखे, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने ये पूछा है कि कुछ रूल्स है इलेक्ट्रॉन को फिल करने की किसी भी शेल में। जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो कुछ रूल्स के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल इज़ गिवन बाय फार्मूला 2n स्क्वायर। तो जो भी हम मतलब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं उसको किसके थ्रू फिल कर सकते हैं? 2n स्क्वायर। अभी n यहाँ पर क्या है? ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। n है ऑर्बिट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डेफिशिएंट शेल आर शोन एज। अच्छा, ये जो हमारी शेल है के, एल, एम एंड एन, इसको 1, 2, 3, 4 भी हम बोल सकते हैं। तो देखो, अब इन्होंने ये कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है किससे निकलेंगे? 2n स्क्वायर से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अच्छा, अब ऐसे निकलेंगे जैसे कि मैं 2n स्क्वायर ले रही हूँ। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना है, तो के लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इस n की वैल्यू को हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो 2, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 2। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं? के में फिल किए जा सकते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम किसी भी शेल्स के लिए ले सकते हैं, जैसा कि मैं ले लूँ एल शेल के लिए ले रही हूँ मैं। एल के लिए जो होती है हमारी एन की वैल्यू होती है 2, ठीक। अब 2n स्क्वायर अगर हम करेंगे यहाँ से, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 8, ठीक। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं? 8, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर्स में समझाया भी था, ठीक है। यहाँ तो जस्ट हम क्वेश्चन सीख रहे हैं। तो ये हुआ हमारा पहला रूल, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल्स आर filled a stepwise manner. That means that the electron shell in an atom are filled in a stepwise manner. First of all the electron fill in the K, then L shell and M and N shell. अच्छा, अब इन्होंने इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था? इस रूल के अकॉर्डिंग ये था, जैसे कि मेरे पास शेल है K, L, M, N। इन्होंने ये कहा था, इस रूल के अकॉर्डिंग ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले के शेल में फिल होंगे, देन एल शेल में फिल होंगे, देन एम में एंड देन एन में। तो इन्होंने यही कहा था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले एम में कर दे फिल, देन एन में कर दे, फिर के में। नहीं, वो एक स्टेप वाइज मैनर में ही फॉलो होंगे। वो पहले के में जाएंगे, उसके बाद आगे वाली शेल्स में जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारा रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। If however the outermost shell of an atom is the first shell or key shell in that cannot be accommodated more than 2 electron। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी भी मतलब एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है? 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब उसे 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है तो एक जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? वो होता है हमारा स्टेबल, ठीक। हो जाता है स्टेबल। जब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो होता है हमारा स्टेबल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब
हमारे जो बाकी जैसे मैंने आपको बताया भी था KLMN, इसमें मतलब के जो शेयर होती है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी में हम 8 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं स्टेबल करने के लिए। लेकिन जो हमारा के शेल होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, के बोलता है कि मैं तो इतने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ही नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं स्टेबल कैसे होऊंगा। तो ये रूल ये कहता है कि जो के शेल है उसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को ही लेके स्टेबल हो सकता है। मैंने आपको बताया था, एक बताया था ऑक्टेट, एक बताया था डुप्लेट। मैंने कहा था जो ये कंडीशन फॉलो करेंगे वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल ये मैंने आप लोगों को समझा ही दिया, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये डायग्राम है, और जिसकी आउटर मोस्ट शेल सिर्फ के ही होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को डिवाइस करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।